Dear aspirants, welcome to today's video. In this video, we will discuss about the process of delimitation in J&K that was carried out recently, because of which there have been many changes in the assembly constituencies and the parliamentary constituencies. So before discussing our today's topic, here's a brief description of our YouTube channel. You can subscribe to our channel on the link given on your screen here, or if you have any queries regarding our lectures or you want written notes of our lectures uploaded on the channel, you can contact us on the contact number given on your screen here. So let's start our discussion today. First of all, we will see what is the meaning of the delimitation. जैसा कि यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, delimitation का मतलब है बाउंड्रीज किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की। ओके, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज को चेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, सिंपल टर्म्स में इसका मतलब है जब हमारी कंट्री की पॉपुलेशन चेंज हो जाती है तो उसके बेसिस पे हम जब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को चेंज करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिलिमिटेशन। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन जो है कंट्री की वो चेंज होती रहती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके बेसिस पे किस एरिया को कितनी सीट्स अलॉट करनी है, चाहे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो चाहे वहाँ के असेंबली इलेक्शंस हो, उस प्रोसेस को हम डिलिमिटेशन कहते हैं। अब जैसा कि आपको पता ही होगी, कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिंपल टर्म्स में मतलब है इट इज़ एन एरिया जहाँ से कोई कंटेस्टेंट जो है वो इलेक्शंस कंटेस्ट करता है। फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस हमारी कंट्री को जो है डिवाइड किया जाता है इनटू एरियाज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो अगर हम पार्लियामेंट इलेक्शंस की बात करें जो रिसेंटली कंक्लूड हो गए, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे वहाँ पे जो पूरी कंट्री है उसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहाँ से हमारे डिफरेंट कैंडिडेट्स जो है इलेक्शन लड़ रहे थे। फॉर एग्जांपल जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहे थे। तो वाराणसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूंसी। सिंपली वाराणसी इज एन एरिया जहां से एक कैंडिडेट जो है इलेक्शन लड़ रहा था। इसी तरह से डिफरेंट कैंडिडेट जो है डिफरेंट एरिया से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, तो उन एरियाज को हम कॉन्स्टिट्यूंसीज बोलते हैं। अब ये डिलिमिटेशन करने की ज़रूरत क्या है? ये हमें नंबर ऑफ सीट्स जो है एलोकेट जो की जाती है इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को, इन एरियाज को, वो हमें चेंज क्यों करनी पड़ती है विद टाइम? बिकॉज इसका एक ही मकसद है टू लेवल द प्लेइंग फील्ड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज और द कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग द इलेक्शंस। यानी कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं उनको एक फेयर प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए डिलिमिटेशन जो है आफ्टर रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम जो है कैरी आउट किया जाता है, ना कि सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए बल्कि असेंबली इलेक्शंस के लिए भी ये बेनिफिशियल है। यहाँ पर भी फेयर इलेक्शंस जो फेयर अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट्स को तभी मिलेगी जब पॉपुलेशन के बेसिस पर जो है डिलिमिटेशन को कंप्लीट किया जाएगा। अब डिलिमिटेशन से होता क्या है, इसमें इसकी वजह से चेंज आ जाती है इन द ओवरऑल नंबर ऑफ सीट्स जो किसी स्टेट या यूटी को अपनी असेंबली या पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए एलोकेट की जाती है। फॉर एग्जांपल, इस चीज़ को एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझना चाहें, लेट्स से इंडिया का कोई स्टेट ए है और इसकी पॉपुलेशन जो है 10 लाख है। वहीं और कोई दूसरा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन जो है 1 करोड़ है। ओके, अब चूंकि पॉपुलेशन 10 लाख है, लेट्स से इसको एक असेंबली सीट जो है वो एलोकेट की गई है पार्लियामेंट में। यानी कि जो हमारा स्टेट ए है वहाँ से सिर्फ एक कैंडिडेट जो है पार्लियामेंट इलेक्शंस लड़ सकता है, एक ही कैंडिडेट वहाँ से इलेक्ट हो सकता है। अब जो हमारा बी स्टेट है जहाँ पे हमारी 1 करोड़ पॉपुलेशन है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेट्स से यहाँ पर 10 सीट्स इसको एलोकेट है, यानी कि 10 कैंडिडेट्स जो हैं वो इस बी स्टेट से जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब अगर आप नंबर ऑफ सीट्स और पॉपुलेशन का रेशियो निकालेंगे, वो यहाँ पे ए के केस में आ जाता है 1:10, यानी कि
एक सीट एलोकेट की गई है फॉर 10 लाख पीपल। बी स्टेट के केस में अगर आप रेशियो निकालना चाहेंगे, ये आ जाएगा 10/1 करोड़, 10 सीट्स बाय 1 करोड़ विच इज इक्वल टू 1/10 लाख। ओके, तो देखिए यहां पर भी रेशियो हमारा 1:10 आ गया, यानी कि 1 सीट फॉर एवरी 10 लाख और 10 सीट्स फॉर 1 करोड़। तो डिलिमिटेशन जो है वो इस तरह से की जाती है, जो रेशियो जो है नंबर ऑफ सीट्स और पॉपुलेशन का, वो हर स्टेट के लिए, हर एरिया के लिए मोर और लेस जो है वो इक्वल आ जाए। तो जब ये इक्वल हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं फेयर रिप्रेजेंटेशन, इसी को हम बोलते हैं एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना फॉर पॉलिटिकल पार्टीज और द कैंडिडेट्स। जब रेशियो हमारा मोर और लेस सबके लिए बराबर आ जाता है, इसका मतलब जो है वहाँ की पॉपुलेशन जो है उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में। इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 10 कैंडिडेट्स हैं बी में तो इधर भी 10 होने चाहिए, नहीं, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन कम है तो इस पॉपुलेशन को एक कैंडिडेट रिप्रेजेंट कर सकता है। यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की ज़रूरत है। तो इसी को हम बोलते हैं फेयर रिप्रेजेंटेशन एंड लेवल प्लेइंग फील्ड। अब जे के केस में जो है डिलिमिटेशन हमें क्यों करनी पड़ी, क्योंकि आपको पता है जैसे जे जो है ये पहले एक स्टेट था, इसका स्पेशल स्टेटस था, स्पेशल स्टेटस ये एंजॉय कर रहा था बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 370 जिसको स्क्रैप किया गया 2019 में। तो यहाँ पे जो सीट्स एलोकेशन है वो दो अलग अलग तरह से हुआ करती थी। असेंबली के लिए एक अलग प्रोसेस फॉलो होता था और पार्लियामेंट के लिए जो है अलग प्रोसेस फॉलो होता था। जहाँ तक असेंबली का ताल्लुक है, यहाँ पे जे जो है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता था। जे में अपना लॉ था डिलिमिटेशन कैरी आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है डिलिमिटेशन वो हुआ करती थी थ्रू इट्स स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। जो जे का कॉन्स्टिट्यूशन था उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है यहाँ डिलिमिटेशन की जाती थी। और जे का एक अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था जिसको हम बोलते थे जे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957। तो इन दो लॉज, इस लॉ और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है यहाँ पे डिलिमिटेशन असेंबली सीट्स के लिए की जाती थी। बट जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है तो यहाँ पर जो है सेंट्रल लॉ के अंडर, डिलिमिटेशन एक्ट के अंडर जो है डिलिमिटेशन की जाती थी। तो अगर हम इस वाली डिलिमिटेशन को छोड़ें जो रिसेंटली जे में हुई थी, इससे पहले यहाँ पर 4 बार डिलिमिटेशन जे में हो चुकी है। पहले डिलिमिटेशन जो है यहाँ पे 1957 में हुई है, उसके बाद 1966 में हुई है, उसके बाद 1975 में हुई और उसके बाद 1995 में। So these are the 4 times at which delimitation was carried out in the state of J&K. बट जब यूटी बन गई तो तब यहाँ पे एक और बार डिलिमिटेशन हो गई। तो कुल मिला के यहाँ पे 5 बार अभी तक डिलिमिटेशन हो गई है। यूटी बनने के बाद एक बार और जब स्टेट थी उस टाइम पे 4 बार ये डिलिमिटेशन हो गई थी। अब जब 2019 में आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया तो यहाँ पे जो असेंबली है यूटी की और जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस होंगे उनके लिए जो डिलिमिटेशन की जाएगी, इट विल बी डन थ्रू द डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है जो अब जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल है, क्योंकि ये यूटी बन गई है तो यहाँ पे सेंट्रल लॉज अब एप्लीकेबल है। तो इस सेंट्रल लॉ के तहत जो है असेंबली और पार्लियामेंट्री सीट्स दोनों के लिए डिलिमिटेशन कैरी आउट की गई। अब डिलिमिटेशन जो है वो किस तरह से यहाँ पे की गई, उसके लिए यहाँ पे एक डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो सेटअप किया गया। देखिए डिलिमिटेशन यूजुअली जो है हर 5 साल के बाद होती है, क्योंकि 5 साल के बाद सेंसस होता है तो 5 साल के बाद हमें चेंजेस इन पॉपुलेशन पता चल जाती है। तो उसके बेसिस पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमीशन सेटअप करती है जिसको डिलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं, और वो कमीशन जो है रिकमेंड करता है क्या चेंजेस जो है हमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लानी है। अगर किसी जगह बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में चेंज आई है तो ऑब्वियसली उसमें नंबर ऑफ सीट्स जो है एलोकेट की गई हैं उस स्टेट या उस यूटी को, तो उसमें भी चेंजेस आ जाती हैं। इसी तरह से जे में भी, जे यूटी में भी डिलिमिटेशन कैरी आउट करने के लिए एक कमीशन सेटअप किया गया अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ जस्टिस रिटायर्ड रंजन प्रकाश देसाई। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रंजन
प्रकाश देसाई, ही वॉज अ रिटायर्ड जज ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ये इस कमीशन के चेयरपर्सन थे। इसके अलावा इसमें 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी थे और उसके अलावा यहाँ पे 5 पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इसके मेंबर थे। सो 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, 5 पार्लियामेंटेरियंस एंड 1 चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन को अगर हम इंक्लूड करें, देयर वेर टोटल 7 मेंबर्स इन दिस कमीशन। इस कमीशन ने जो है अपनी रिकमेंडेशन जो है गवर्नमेंट को भेजी, जिनको इम्प्लीमेंट किया गया, जिसकी वजह से यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसीज में चेंज आ ही गई। बोथ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी चेंज आ गई और हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी मेजर चेंजेस आ गई। तो अगर हम इन चेंजेस की बात करें, अगर हम देखना चाहें कि चेंजेस क्या क्या आई, तो उसके लिए हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि जब स्टेट था तो तब JNK की सिचुएशन क्या थी, तब यहाँ की कंडीशन क्या थी। जब JNK स्टेट था, यहाँ पे टोटल हमारे पास 111 सीट्स थी। इन 111 सीट्स का अगर हम फर्दर ब्रेकडाउन देखें, जम्मू में कितनी सीट्स एलोकेटेड थी, लद्दाख में कितनी थी और कश्मीर में कितनी थी, तो टोटल जैसा मैंने आपको कहा 111 सीट्स थी। हमारी असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें 46 सीट्स जो हैं वो कश्मीर को एलोकेटेड थी, 37 सीट्स जो हैं वो जम्मू को एलोकेटेड थी, 4 सीट्स जो हैं वो लद्दाख को एलोकेटेड थी और 24 सीट्स जो हैं वो POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए रिजर्व रखी गई थी। तो जब हमारी यूटी बन गई और लद्दाख हमसे अलग हुआ, एक सेपरेट यूटी बन गई, तो ये 4 सीट्स पहले ही माइनस हो गई। उसके अलावा जो कश्मीर है, यहाँ पे 1 सीट इंक्रीज की गई, कश्मीर को 47 सीट्स एलोकेट की गई। इसी तरह से जम्मू में सबसे ज़्यादा चेंजेस आ गई। जम्मू में अब 46 सीट्स हैं, ओके, 37 से 46। तो ये वाली चेंजेस जो है इस डिलिमिटेशन की वजह से आ गई है। तो अगर असेंबली की आप बात करें, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चेंजेस क्या क्या आ गई हैं, तो कश्मीर में 46 से 47 हो गया और जम्मू में 37 से 46 हो गया। तो उसके अलावा POK के लिए जो है उनके लिए सीट्स जो है वो रिजर्व रखी गई हैं इस डिलिमिटेशन में भी, विद द होप कि जब इंडिया का कंट्रोल जो है वापस POK पे आ जाएगा तो उस एरिया के लिए ऑलरेडी सीट्स जो है हमारी असेंबली में वो एलोकेट रखी हुई है। अब अगर हम पार्लियामेंट्री सीट्स की बात करें तो उसमें क्या चेंज आई है। टोटल हमारे पास अब JNK में देयर आर 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। जो आपने अभी रिसेंट इलेक्शंस अगर आपने फॉलो किए होंगे, आपने देखा होगा 5 असेंबलीज के लिए यहाँ पे इलेक्शंस, 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए जो है इलेक्शंस लड़े गए एज फार एज द लोकसभा इज कंसर्न। तो 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर JNK एंड 1 फॉर लद्दाख। तो अगर आप यूटी बनने से पहले की सिचुएशन देखें, पूरे JNK के लिए 6 सीट्स थी, सेम सिचुएशन थी, 5 JNK उस टाइम पे डिवीजन था एंड 1 लद्दाख। सो वही यूटी बनने के बाद भी फॉलो किया गया है, 5 JNK को दी गई है और 1 लद्दाख को। बट हमारे पास इसमें जो ये 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, इसमें एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट की गई जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, जिसको हम बोलते हैं अनंतनाग राजौरी। ये जो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें अनंतनाग राजौरी और पुंछ का एरिया फॉल होता है। तो इस सब को कंबाइन करके एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है। अब जो चेंजेस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में आई हैं वो यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज के नाम दिए गए हैं, बारामुल्ला, श्रीनगर, अनंतनाग राजौरी जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, उधमपुर, और जो हमारे पास ऑलरेडी थी जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्दर ब्रेकडाउन भी दिया है कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कौन सा एरिया कवर होता है। आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सेगमेंट में फॉल करते हैं। तो ये चेंजेस जो है ये इस वजह से की गई है क्योंकि 20 साल तक जम्मू एंड कश्मीर में
डिलिमिटेशन कैरी आउट नहीं की गई थी, बट पॉपुलेशन में जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुकी थी। तो उस चेंज को रिफ्लेक्ट करने के लिए और ताकि एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म कैंडिडेट्स को मिले, एक फेयर प्लेटफॉर्म कैंडिडेट्स को मिले और लोगों को भी एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है लोकसभा और असेंबली में मिले, उस वजह से जो है यहाँ पर डिलिमिटेशन को कैरी आउट किया गया। तो आज के सेशन में इतना ही। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम कुछ और पॉलिटी के टॉपिक्स को जो है डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।